नमस्कार। चलिए आज राजस्थान के रेगिस्तान की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती बदलती हुई दुनिया है। तो शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया का सफर। तो जैसे ही कोई रेगिस्तान या मरुस्थल कहता है, हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? मीलों तक फैली हुई रेत, ऊंचे ऊंचे टीले और वो चिलचिलाती धूप, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए तो रेगिस्तान का मतलब यही होता है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये तस्वीर अधूरी है? जी हाँ, थार का मरुस्थल, जिसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वो सिर्फ रेत का एक विशाल मैदान नहीं है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा विविध और दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले थार के 3 अलग-अलग रूपों को समझते हैं। इसकी जमीनी बनावट के हिसाब से इसे 3 मुख्य तरह के मरुस्थल में बांटा गया है। ये 3 नाम हैं हम्मादा, रेग और एर्ग। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, जो पथरीले मैदानों से लेकर विशाल रेत के टीलों तक फैली हुई है। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं मरुस्थल के सबसे हैरान करने वाले हिस्से से, उसके पथरीले दिल यानी हम्मादा से। तो आखिर ये हम्मादा है क्या? हम्मादा का मतलब है एक ऐसा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक रेत का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ पत्थर और चट्टानें ही नजर आती हैं। ये थार का वो चेहरा है जहां रेत जैसे गायब हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये मिलता कहाँ है? तो देखिए, ये पथरीला इलाका पोकरण, फलोदी और बालोतरा के बीच एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाता है। यही इसका भौगोलिक केंद्र है। और हाँ, इस पथरीली जमीन का आज के जमाने में एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो खुला सपाट चट्टानी इलाका है ना, ये सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए सरकार इसे एक सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन या शॉर्ट में कहें तो एसईजी के तौर पर डेवलप कर रही है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हम मादा जो कि पथरीला इलाका है, उससे जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं, हम पहुंचते हैं रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में। तो यहाँ हमें 2 तरह के मरुस्थल मिलते हैं। एक है रेग, जो हम्मादा के चारों ओर फैला है। ये एक मिला जुला इलाका है जहाँ पत्थर और रेत साथ साथ दिखते हैं। और दूसरा है इर्ग, जो कि है असली रेतीला समंदर, जिसे हम महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। तो ये विशाल रेतीला समंदर मतलब इर्ग हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू और सीकर जैसे जिलों में फैला हुआ है। वो रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं, वो यहीं पाए जाते हैं। अभी तक तो हम जमीन की बनावट की बात कर रहे थे, पत्थर, रेत, है ना? पर रेगिस्तान को समझने का एक और नजरिया भी है, और वो है बारिश की अदृश्य रेखाओं का, जो इस पूरे लैंडस्केप को एक नए तरीके से हमारे सामने रखती हैं। इनमें सबसे जरूरी है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। सोचिए, एक ऐसी लाइन जो पूरे थार मरुस्थल को 2 मुख्य हिस्सों में बांट देती है। एक है शुष्क यानी एरिड जोन, जो पूरी तरह सूखा है, और दूसरा है अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड जोन, जो थोड़ा कम सूखा है। इसके बाद आती है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये लाइन मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियों के बीच की बाउंड्री बनाती है। और फिर आती है सबसे बड़ी लाइन, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये लाइन तो पूरे राजस्थान को ही 2 अलग अलग क्लाइमेट वाले हिस्सों में बांट देती है, एक पश्चिमी सूखा इलाका और दूसरा पूर्वी नम इलाका। तो कुल मिलाकर जलवायु यानी कि बारिश इस मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बांटती है, और इन क्षेत्रों के भी आगे चलकर और उपभाग हो जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि थार मरुस्थल सच में विरोधाभासों की जमीन है। तो फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि थार के 3 चेहरे हैं, पथरीला हम्मादा, मिला जुला रेग और पूरी तरह रेतीला इर्ग। ये सिर्फ रेत का ढेर नहीं है। और हमने ये भी समझा कि 25, 40 और 50 सेंटीमीटर की बारिश की लाइनें वो अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर बाउंड्रीज हैं, जो इस पूरे इलाके को डिफाइन करती हैं। और अब अंत में एक सवाल, ये जो इतना विविध लैंडस्केप है, जिसमें पत्थर भी हैं, रेत भी है और जलवायु की अदृश्य रेखाएं भी, ये भविष्य में कैसे बदलेगा? खासतौर पर जब क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, इस पर सोचना तो बनता है। सिर्फ परिभाषाएं नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये शब्द उस रेगिस्तानी माहौल के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है थार की अपनी भाषा। आइए देखें कि इस अनोखे भूभाग की शब्दावली क्या है, इसके शब्द क्या कहते हैं। अब जमीन से ही शुरू करते हैं, है ना? चलिए सीखते हैं कि इस रेगिस्तान की जमीन को पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहला शब्द जो हमारे सामने आता है वो है थली। अब ये थली क्या है? ये असल में थार मरुस्थल का ही लोकल नाम है, जो हमें इस जगह की असली पहचान से जोड़ता है। अब इस स्लाइड पे नजर डालिए। इसमें सबसे कमाल की चीज है ये हाथ से बना हुआ स्केच। ये रेगिस्तान की असली पहचान, वो जो लहरदार रेत के टीले होते हैं ना, उनको दिखा रहा है, और इन्हें ही कहते हैं धोरे। तो ये जो धोरे हैं, ये सिर्फ रेत के ढेर नहीं है, नहीं, ये तो एक जीता जागता हमेशा बदलता हुआ इकोसिस्टम है। हवा चलती है और इनका रूप, इनकी जगह सब बदल जाता है। अच्छा, सूखी जमीन की बात तो बहुत हो गई, पर सोचिए जब इन्हीं टीलों के बीच बारिश का वो कीमती पानी जमा हो जाता है, तब क्या होता होगा?
तो इस सवाल का जवाब है एक और शब्द, प्लाया। प्लाया मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच बनी एक टेम्परेरी झील। ये डायग्राम देखिए, कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा है कि प्लाया झील बनती कैसे है। ये देखिए, एक तरफ ऊंची जमीन, दूसरी तरफ रेत के टीले, और इनके बीच में जो ये निचला हिस्सा है ना, बारिश का सारा पानी यहीं आकर जमा हो जाता है। इन नोट्स से ना कुछ और बड़ी जरूरी बातें भी पता चलती हैं, जैसे कि ये झीलें ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान, खासकर जैसलमेर में मिलती हैं, और जिस गड्ढे या बेसिन में ये बनती हैं उसे बालसन कहते हैं। और सोचिए, जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो पीछे क्या बचता है? नमक की एक सफेद चादर, जिसे रण कहा जाता है। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो इस पूरे रेगिस्तान को शक्ल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की हवाओं की। लू, ये शब्द तो हम सबने सुना ही है, पर असल में ये है क्या? ये थार में गर्मियों के टाइम चलने वाली एक खास तरह की गर्म और एकदम सूखी हवा है। और पता है मजे की बात क्या है? लू कोई अकेली ऐसी हवा नहीं है। इन नोट्स को देखें तो पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी ऐसी ही हवाएं हैं, जैसे अफ्रीका में हरमट्टन या फिर नॉर्थ अमेरिका में चिनूक। ये सब अपने अपने इलाकों के मौसम और जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई यहाँ पे आप राजस्थान के मैप के साथ उसकी शब्दावली, जैसे थरी, लून, तोहरे किसे कहते हैं, लू क्या होता है, भोलपुलिया क्या होता है, मावट गर्मियों कहाँ की से है। लगातार चलने वाली लू की बात, पर उस तूफान का क्या जो अचानक आता है और सब कुछ हिलाकर रख देता है। जरा इस स्केच पर गौर कीजिए। ये एक बवंडर के पीछे की फिजिक्स को समझा रहा है। होता क्या है कि जमीन का कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और प्रेशर एकदम से गिर जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी और भारी हवा तेजी से आती है और बस बन जाता है एक घूमता हुआ चक्रवात। और इसी अचानक आने वाले छोटे से तूफान को या बवंडर को लोकल भाषा में कहते हैं भभूलिया। ये रेगिस्तान की जबरदस्त गर्मी का ही एक ड्रामेटिक नतीजा है। अच्छा, अब बात करते हैं रेगिस्तान के सबसे बड़े, सबसे कीमती खजाने की, पानी। जी हाँ, पानी की सुनहरी बूंदें। यहाँ पानी का मतलब ही जिंदगी है, और इसकी कहानी तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये बात सोचने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि रेगिस्तान जैसी सूखी जगह पर सर्दियों में बारिश कहां से आती होगी? इसका सोर्स क्या है? तो इस बारिश का नाम है मावट, और ये जानकर शायद हैरानी हो कि इसका सफर हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी से शुरू होता है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं ना, ये असल में वही मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बनने वाले तूफानी सिस्टम है जो सर्दियों में अपने साथ नमी लेकर हमारे सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचते हैं। और ये बारिश इतनी इतनी ज्यादा कीमती है कि इन नोट्स में इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी सुनहरी बूंदें। लेकिन इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सर्दियों की फसलों यानी रबी क्रॉप्स, खासकर गेहूं के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। किसानों के लिए ये बूंदें पानी नहीं, सचमुच का सोना है। यही तो हैं जो सूखी जमीन में फिर से जान डाल देती हैं और उनकी साल भर की मेहनत को सफल बनाती हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा रेगिस्तान को पढ़ना, उसकी अपनी जुबान के जरिए, उसके अपने शब्दों के जरिए। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर थार की अपनी एक जुबान है, तो जिस जमीन पर हम रहते हैं वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है?